स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड टुनाइट में। मैं हूं आलोक सिंह। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की असेंबली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को इजाजत नहीं दी गई है। पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ हैं। आज वहां की असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा की गई। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत पाकिस्तान के सौहार्द को कमजोरी ना समझे और गंभीर बातचीत करे, लेकिन असेंबली में इस प्रस्ताव पर बहस की इजाजत नहीं दी गई। तो पाकिस्तान से यह खबर है, पाकिस्तान कि पंजाब प्रांत की असेंबली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया जिसकी इजाजत नहीं दी गई। पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ हैं। आज वहां की असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा की गई। हमारे साथ मौजूद है जी मीडिया संवाददाता विनोद मिश्रा। विनोद, ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये पंजाब असेंबली में एक रिजोल्यूशन लाया गया था जो जाहिर सी बात है कि मोदी जी के खिलाफ में, हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ में जिस तरह से कि इंटरनेशनल एक बन रहा था, जो अब तक का जो अभी आप पिछले 10 सालों से आप ये लगातार इंटरनेशनल मीडिया में उनकी छवि और उनको लेके जो बातें होती रही है, खास करके गुजरात के उस कम्युनल राइट के बाद से, तो वो ही छवि लगभग सारे देशों में बनी हुई थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ये एंटी मोदी रिजोल्यूशन पंजाब असेंबली में लाया गया था, तो उसको वहां के स्पीकर ने उसकी इजाजत नहीं दी। तो साफ सी बात है, जाहिर सी बात है कि ये गुडविल गेस्चर है पाकिस्तान की तरफ से कि अगर मोदी के खिलाफ में और मोदी को लेके, नरेंद्र मोदी को लेके जो छवि आम लोगों में बनाई गई थी, उनसे चीजों से अलग एक शिफ्ट हो रहा है। तो इसको आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है डिप्लोमेटिक लेवल में कि पाकिस्तान ने एक गुडविल गेस्चर दिखाते हुए उस छवि को बदलने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है कि लोग इस बात को लेके अब सोचने लगे हैं कि मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर कितना संजीदा है और किस तरह का अपना रूप अख्तियार कर सकते हैं। विनोद, अभी नवाज शरीफ वापस वतन लौटे हैं और उसके बाद आज ये प्रस्ताव मोदी के खिलाफ आता है। क्या इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि नवाज का जो भारत दौरा हुआ है, एक तरह से उसका भी विरोध हुआ है? नहीं आलोक, इसको इस तरह से नहीं समझ सकता क्योंकि वहां ऑनगोइंग असेंबली सेशन पंजाब असेंबली का चल रहा था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उनके भाई नवाज शरीफ के जो भाई हैं, छोटे भाई शहबाज शरीफ, वो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं इस प्रोविंस के। और ये चीजें जो है वो ऐसा नहीं था कि नवाज शरीफ भारत आए हैं तो वहां पे ये रिजोल्यूशन लाया गया है। लेकिन ये इतना जरूर है कि नवाज शरीफ के आने के बाद जो पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में एक चेंजिंग आई है, उसका ये इम्पैक्ट जरूर दिखाता है कि वहां स्पीकर ने इस रिजोल्यूशन की अनुमति नहीं दी और उसको ब्लॉक कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, एक गुडविल गेस्चर है कि पाकिस्तान इस बात को लेकर अब एक नई तरह से सोचने पे मजबूर हुआ है कि नरेंद्र मोदी की जो छवि थी उससे अलग उनकी छवि को देखा जाए। जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस पूरी जानकारी के लिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की वापसी के बाद अब पाकिस्तान की तरफ से दिल्ली वार्ता को लेकर एक सकारात्मक संदेश आया है। पाकिस्तान ने दिल्ली में हुई नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की वार्ता को उम्मीद से बेहतर बताया और आगे भी दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात की बात कही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद पाकिस्तान ने शरीफ के भारत दौरे को उम्मीद से कहीं बेहतर बताया है। Although the visit was essentially a ceremonial occasion where Pakistan together with other SAARC countries participated in the spirit of SAARC fraternity, the actual result and outcome was much better than we had expected. The meeting was held in a cordial atmosphere where both the sides expressed their views on all issues of common concern. There was clear recognition of each other's concern and the need for mechanism to address them. पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात में 26/11 आतंकवाद समझौता ब्लास्ट पर भी चर्चा हुई। पाकिस्तान की ओर से ये भी कहा गया कि दोनों देशों के पास संबंध सुधारने का बेहतरीन मौका है क्योंकि दोनों ही देश में सरकारों के पास बड़ा जनादेश है। ये बात नवाज शरीफ ने भी अपनी प्रेस वार्ता के दौरान कही थी। We agreed that our meeting in New Delhi
should be a historic opportunity for both our countries. I pointed out that we were at the beginning of our respective tenures with a clear mandate. This provides us the opportunity of meeting the hopes and aspirations of our peoples. सरताज अजीज के मुताबिक दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। पाकिस्तान के एनएसए ने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच बातचीत जल्द होगी। साथ में उन्हें इस बात की भी उम्मीद है कि सितंबर में मोदी और नवाज की मुलाकात भी हो सकती है। All aspects of terrorism have been discussed in different levels in our region. We believe that such issues can be handled only through constant interaction between the concerned authorities of the two countries. Brief discussion took place on trade and other confidence-building measures. जब भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को न्योता भेजा तो दोस्ती के इस हाथ को पकड़ने के लिए नवाज को कई दिन सोचना विचारना पड़ा। लेकिन जब अपने मुल्क के आला अधिकारियों से गुफ्तगू के बाद नवाज शरीफ आखिरकार भारत आए तो ये मुलाकात ऐतिहासिक हो गई। सालों से रुकी हुई शांति वार्ता के बहाल होने की उम्मीदें जग गईं। दोनों मुल्कों के मुखिया ने राजनीतिक के साथ साथ भावनात्मक बातें भी एक दूसरे से शेयर की। मुलाकात के पहले जो पसोपेश की स्थिति थी, मोदी की गर्मजोशी से वो सारे बादल छंटते नजर आए। अब दोस्ती और अमन का आसमान साफ नजर आ रहा है और अगर सब कुछ सामान्य रहा तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में छूट गई बात अब पूरी हो जाएगी और दोनों देशों के बीच शांति और विकास की हवा बह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत की नई विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज ने कार्यभार संभाल लिया है। सुषमा स्वराज ने साफ किया है कि उनकी प्राथमिकता पड़ोसी देशों से बेहतर रिश्ते स्थापित करने की है, साथ ही ग्लोबल लेवल पर भारत को मजबूत दिखाना है। सुषमा स्वराज ने कल सार्क देशों के साथ प्रधानमंत्री की हुई बैठक का भी जिक्र किया। देश की पहली महिला विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज ने कामकाज संभाल लिया है। पदभार संभालते ही सुषमा स्वराज ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों से हुई मुलाकात के बारे में भी बताया। सुषमा के मुताबिक सार्क देशों से सार्थक वार्ता हुई। जो टॉक्स हुई, मैं उनको बहुत सफल टॉक्स की संज्ञा इस मायने में देती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने लीक से हटकर उनसे बात की। उन्होंने सभी सार्क कंट्रीज के प्रतिनिधियों को ये कहा कि सार्क बायलैटरल इश्यूज में उलझकर अपनी बड़ी पहचान जो बना सकता था पूरे विश्व में, वो नहीं बना पाया है। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान से हुई बातचीत के बारे में भी बताया। सुषमा के मुताबिक प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान दो टूक शब्दों में साफ कर दिया कि आतंकी गतिविधियां और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। को प्रधानमंत्री कहते हैं कि बम धमाके की आवाज में बात की आवाज रुक जाती है, सुनाई नहीं पड़ती। इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनसे कहा, इसलिए बम धमाके बंद हो और हम बात करें तो आवाज दोनों को सुनाई देगी। सुषमा स्वराज ने साथ ही अमेरिका से प्रधानमंत्री को मिले न्योते की भी जानकारी दी। पहले दिन ओबामा साहब ने उनसे बात की थी, नरेंद्र मोदी ने स्वेरिंग इन से पहले उनकी जीत के बाद बात की थी और उनको निमंत्रण भी दिया था अमेरिका आने का। दरअसल स्वेरिंग डिप्लोमेसी के जरिए मोदी ने पड़ोसियों को ये साफ साफ संकेत दे दिया है कि वो सार्क संगठन को दुनिया में एक ताकत के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। आपसी पारस्परिक विवाद के मुद्दे उन्हीं देशों के लिए आपस के लिए छोड़कर अगर सार्क एक साझी भूमिका पूरे विश्व में बनाए तो एक अलग पहचान के तौर पर एक ताकत का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि सार्क की ताकत के रूप में उभर सकता है। तेज तर्रार नेता की छवि रखने वाली सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्रालय की कमान संभाल ली है और कमान संभालने के साथ ही सुषमा फुल एक्शन में नजर आ रही हैं। जाहिर है ऐसे में सुषमा से विदेश नीति के मोर्चे पर बेहतर कार्यशैली की उम्मीद बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी संगम। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई वार्ता की पहल की तारीफ अमेरिका ने भी की है। ओबामा प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि दक्षिण एशियाई नेताओं के बीच नई दिल्ली में हुई मुलाकात से अमेरिका भी उम्मीदें बांधे हुए है। ओबामा प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, लेकिन बातचीत को सफल बनाने के लिए इसका बेहतर तरीके से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अमेरिका की तरफ से ये बात कही गई कि नवाज शरीफ ने मोदी का न्योता स्वीकार किया और ये मुलाकात वैसी ही थी जैसी एक वक्त में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और शरीफ के बीच हुई थी। फिर भी अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया कि इस पहल के आगे बढ़ने से ही मुद्दे हल होंगे।
यूं तो नवाज शरीफ एक बेहतरीन और मेहमान नवाज इंसान है, लेकिन जब वो भारत आए तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अतिथि देव भव की परंपरा निभा दी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपनी मां के बारे में काफी बातें शेयर की और जब शरीफ यहां से जाने लगे तो मोदी ने खास उनकी मां के लिए पश्मीन शॉल तोहफे में दी। दादी के लिए भेजे गए शॉल को नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने बेहद गर्मजोशी से कबूल किया। सोशल साइट ट्विटर पर नरेंद्र मोदी को शुक्रिया भी कहा। मोदी का नवाज की अम्मी के लिए शॉल भेजना और फिर नवाज शरीफ की बेटी मरियम का नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहना, ये दोस्ती का, अमन चैन का पैगाम नहीं तो और क्या है। मां जिनके जैसा दूसरा और कोई नहीं है, तभी तो नरेंद्र मोदी हो या फिर नवाज, दोनों के लिए है मां सबसे खास। हर मौके पर इन दोनों ने जताया है कि मां से बढ़कर उनके लिए और कोई नहीं है। मां खुद जागती है और प्रार्थना करती है कि उसके बच्चे के सारे सपने पूरे हो जाएं। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, मां को हमेशा अपने बच्चे को खाना खिलाते हुए मानो सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, मां भी उम्र दराज हो जाती है, लेकिन वक्त का फर्क अगर किसी रिश्ते पर बिल्कुल नहीं पड़ता तो वो मां और बच्चे का ही है। दो पड़ोसी मुल्क भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इसी रिश्ते की डोर से बेहद ही खूबसूरती के साथ बंधे हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर अच्छे बुरे वक्त में अपनी मां के साथ नजर आए हैं, तो वहीं पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ भी अपने हर अच्छे बुरे वक्त में अपनी अम्मी के पास पहुंचे और अम्मी ने भी उनकी सलामती की दुआ मांगी। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ का आना इसने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन खास बात यह है कि इस मुलाकात के कुछ भावुक पहलू भी रहे। इस मुलाकात में नवाज ने बताया कि वो इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन अपनी मां से मिलने एक हफ्ते में जरूर जाते हैं। नवाज ने ये भी बताया कि इस बार जब वो अपनी मां के साथ खाना खा रहे थे तो उन्होंने टीवी पर नरेंद्र मोदी की मां को उन्हें मिठाई खिलाते हुए देखा। इस वीडियो ने शरीफ और उनकी मां को भावुक कर दिया। नरेंद्र मोदी अपनी मां से कितना स्नेह करते हैं ये सब बार बार देखते आए हैं, लेकिन इस बार मोदी की नवाज से जब मुलाकात हुई तो इस बेटे ने नवाज शरीफ की अम्मी के लिए एक शॉल तोहफे में भेजी और पाकिस्तान के पीएम ने इस शॉल को खुद जाकर अपनी अम्मी को दिया। नरेंद्र मोदी सालों से अपने घर से अलग रह रहे हैं, पर उनके दिल में उनकी मां और उनके परिवार के लिए लगाव हमेशा ही है। जिंदगी के हर पड़ाव पर वो अपनी मां का आशीष लेने जरूर पहुंचे। कुछ ऐसा ही नवाज और उनकी मां का भी रिश्ता है, तभी तो नवाज हर हफ्ते अपनी अम्मी से मिलने जरूर जाते हैं। भले ही पाक और भारत के रिश्तों में तलखी हमेशा रही, पर मां के डोर से बंधे ये दोनों प्रधानमंत्री एक दूसरे की मां के लिए भावुक होते हैं, क्योंकि यहाँ बात मां की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा गाजीपुर के दिनेश विश्वकर्मा के लिए सच साबित हो गया। गाजीपुर के बहरियाबाद का रहने वाला दिनेश बीते कई सालों से पाकिस्तान की कराची जेल में बंद था, लेकिन मोदी के शपथ ग्रहण के मौके पर भारत आए नवाज शरीफ ने 151 बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। इनमें दिनेश भी शामिल था। वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन पर फूल मालाओं से लदे इस शख्स ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी वापसी इतनी शानदार तरीके से होगी। कई सालों तक पाकिस्तान की जेलों में रहने के बाद दिनेश विश्वकर्मा नाम का ये शख्स जब जेल से छुटकर वापस घर आया तो परिवार वाले खुशी से झूम उठे। जी कितने दिनों बाद लौट रहे हो? 2.5 वर्ष बाद। कैसे गए थे आपको उस बार चले गए थे? रेगिस्तान में गया था, रेगिस्तान में घूमते हुए बॉर्डर के करीब पहुंच गया था। 15 दिन घुमा था, उस पार कर दिया मैं, पार कर दिया तो उस 1 दिन के बाद पकड़ लिया मुझे। दरअसल रोजी रोटी कमाने के लिए राजस्थान गया दिनेश अचानक गायब हो गया था। घर वालों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 19 मई 2013 को पुलिस के जरिए परिजनों को खबर मिली कि दिनेश पाकिस्तान की जेल में बंद है, जिसके बाद परिजनों के होश उड़ गए। सीमा उल्लंघन के जुर्म में बंद दिनेश सजा पूरी होने के बाद भी
1 साल तक बंद रहा और आखिरकार दिनेश के भी अच्छे दिन आ ही गए। हम लोग जो है कि दिनेश विश्वकर्मा का स्वागत करने आए हैं और जो है कि पाकिस्तान की जेल से बॉर्डर लाइन क्रॉस के जुर्म में जो वहां बंद थे वहां से छूटकर आज वाराणसी की धरती पर आए हैं। इसके बाद गाजीपुर जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने सोचा, जो लगातार इनके रिहाई के लिए प्रयास कर रहे थे, रिहा होने के बाद इनका स्वागत करने आए हैं और ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इसके बाद कोई अन्य भारत का नागरिक बॉर्डर लाइन के थोड़े से जुर्म में ऐसी सजा न काटे। दिनेश के वापस आने के बाद उसके गांव में खुशी का माहौल है और लोग सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि कम से कम किसी बहाने ही सही एक परिवार को उसका खोया हुआ बेटा जो मिल गया। अमित दत्ता, जी मीडिया, वाराणसी। नाइजीरिया में 15 अप्रैल को अगवा की गई लड़कियों का पता सेना ने लगा लिया है और अब उन्हें छुड़ाने के तरीके को लेकर विचार चल रहा है। लेकिन इस बीच देश में हालात ऐसे हैं कि सेना पर दोष मढ़ा जा रहा है और सेना क्या करना चाहती है ये किसी को नहीं पता। नाइजीरिया की सेना ने बोको हरम की ओर से अगवा की गई 200 से ज्यादा स्कूली छात्राओं का पता लगा लिया है। सेना ने ये भी स्वीकार किया है कि बल का इस्तेमाल कर लड़कियों की जान खतरे में नहीं डाली जा सकती। अप्रैल में संदिग्ध चरमपंथी संगठन बोको हरम ने 200 से ज्यादा लड़कियों को उनके स्कूल से अगवा कर लिया था। लड़कियों की रिहाई के लिए सरकार और बोको हरम के बीच समझौता अंतिम दौर में पहुंच गया था, लेकिन बाद में सरकार पीछे हट गई क्योंकि उसे लड़कियों की जान पर खतरा महसूस हो रहा था। लड़कियों की रिहाई के बदले बोको हरम अपने लड़ाकों की रिहाई की मांग रख रहा है, लेकिन अपहरण की गई छात्राओं के परिजनों के लिए ये मुश्किल वक्त है। सेना कह रही है कि वो अब लड़कियों को छुड़ाने जा रही है। हम कह रहे हैं कि उनसे बातचीत कीजिए, लेकिन सरकार बातचीत नहीं करना चाहती। हमारे राष्ट्रपति कमांडर हैं और उन्होंने कहा है कि बातचीत नहीं होगी। सेना कह रही है सेना का इस्तेमाल नहीं होगा, तो आखिर क्या होगा? जहां से लड़कियां अगवा हुई हैं, उस इलाके के लोग बच्चों को लेकर काफी परेशान हैं। परिजनों का कहना है कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, जबकि सेना कह रही है कि उसे पता है कि उसे क्या करना है। किसी को आकर ये नहीं कहना चाहिए कि नाइजीरिया की सेना नहीं जानती है कि वो क्या कर रही है। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। हम वहाँ जाकर लड़कियों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। अप्रैल से गायब हुई लड़कियों को लेकर दुनिया भर में प्रदर्शन हुए। अमेरिका की भी विशेष सेनाएं उन्हें ढूंढने में लगी थीं। और अब जब उनका पता चल गया है तो आंतरिक हालात ऐसे हैं कि न तो जनता को सेना पर भरोसा है, न ही राष्ट्रपति और सेना एक मत है। लेकिन इन सब के बीच लड़कियों की जान फंसी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नाइजीरिया में लड़कियों के अपहरण को अंजाम देने वाला संगठन बोको हरम इस देश के लिए आतंकवाद का दूसरा नाम है जो नाइजीरिया को बार बार दहलाता है। इसका गठन साल 2001 में हुआ था। इस संगठन की सोच नाइजीरिया में इस्लामिक शरिया कानून लागू करने की है और अब तक ये संगठन कई हजार लोगों की जान ले चुका है। नाइजीरिया में इस्लामिक आतंकवादी संगठन बोको हरम का बोलबाला है। बोको हरम का मतलब है पश्चिमी नहीं, यानी पश्चिमी देशों की सभ्यता हराम है। बोको हरम संगठन चाहता है कि नाइजीरिया से अलग एक इस्लामी राष्ट्र बनाया जाए। पिछले 4 सालों में इस संगठन ने नाइजीरिया में कई बार खूनी खेल खेला। 2001 में संगठित हुए इस चरमपंथी संगठन का ठिकाना उत्तर पूर्व नाइजीरिया है। मोहम्मद यूसुफ ने नाइजीरिया में इस्लामिक शरिया कानून लागू करने की सोच के साथ संगठन का गठन किया था। बोको हरम ज्यादातर नाइजीरिया में रहने वाले ईसाई लोगों को निशाना बनाता है, क्योंकि नाइजीरिया में एक बड़ी जनसंख्या ईसाई लोगों की है। साल 2001 से लेके अब तक ये संगठन कई हजार लोगों की हत्या कर चुका है। जुलाई 2009 में इस संगठन ने 2 गुटों की हिंसा में 1000 लोगों की हत्या कर दी थी। उसके बाद संगठन के प्रमुख मोहम्मद यूसुफ की हत्या के बाद बोको हरम ने जनवरी 2011 में बोर्नो में पहला आतंकी हमला किया। जनवरी 2011 से जनवरी 2014 तक ये चरमपंथी संगठन 30 से ज्यादा आतंकी हमला कर चुका है। बोको हरम को अफ्रीका में सक्रिय अलकायदा की शाखा अलकायदा इन इस्लामिक मगरेब का समर्थन हासिल है, यानी अलकायदा की तरफ से बोको हरम को सीधे तौर पर मदद मिलती है। अलकायदा ही बोको हरम को हथियार और फंडिंग मुहैया कराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की योजना का खाका तैयार कर लिया है। इस साल के अंत तक 9,800 सैनिकों को अफगानिस्तान से हटा लिया जाएगा, जबकि बाकी बचे हुए सैनिकों को 2016 में पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। अमेरिका पर हुए 9/11 हमले के बाद से अफगानिस्तान में सेना की तैनाती को 1 दशक से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मंगलवार को वर्ष 2016 तक लगभग सभी अमेरिकी सैनिकों के लौटने के निर्णय की आलोचना की आशंका के बीच कहा कि अफगानिस्तान की सेना अपने देश की रक्षा करने में पूरी तरह से समर्थ है। अब नजर डालते हैं मशहूर पत्रिका टाइम के उस टॉप 100 लिस्ट पर, जिसमें उसने दुनिया के 100 सबसे पसंदीदा हस्तियों को जगह दी है। कौन कौन शामिल है इस लिस्ट में, देखिए इस रिपोर्ट में। क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कह देने के बाद भी भारतीय क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर सुर्खियों में बने रहते हैं। मशहूर पत्रिका टाइम की 100 पॉपुलर लोगों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर ने 68वां स्थान बनाया है। टाइम मैगजीन की इस लिस्ट में सिर्फ 2 भारतीय हस्तियों को जगह मिली है, जिसमें एक सचिन तेंदुलकर हैं तो दूसरे सुपरस्टार शाहरुख खान। उन्हें इस लिस्ट में 99वां स्थान दिया गया है। पसंदीदा हस्तियों की सूची में नंबर 1 पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अपनी जगह पक्की की है। उन्होंने 65.5 का स्कोर हासिल किया है। दूसरा नंबर भी अमेरिका से ही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 45.3 स्कोर के साथ लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। ये ओबामा के लिए अच्छी खबर है कि लगातार दूसरे टेन्योर के बाद भी वो इतने पॉपुलर हैं। कुछ और पॉपुलर पर्सनैलिटीज में पॉप स्टार शकीरा भी शामिल हैं, जो तेंदुलकर से एक पायदान ऊपर यानी 67वें नंबर पर हैं। पॉप स्टार मैडोना को लिस्ट में तीसरी जगह मिली है, जबकि उनके बाद चौथा नंबर पॉप सिंगर बियोंसे का है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लिस्ट में 27वें नंबर पर हैं, जबकि रूसी टेनिस स्टार मारिया शारापोवा 72वें नंबर पर हैं। टॉक शो होस्ट ओपेरा विनफ्रे टाइम मैगजीन की लिस्ट में 95वें नंबर पर हैं। जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान के मुखिया नवाज शरीफ भी इस लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। नवाज शरीफ को लिस्ट में 98वां स्थान मिला है। शरीफ को पीएम बने एक ही साल हुआ है और उनकी पॉपुलैरिटी का बढ़ना उनकी शख्सियत के लिए काफी अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंटरनेट की दुनिया का बादशाह गूगल एक ऐसी कार बना रहा है जो स्टीयरिंग व्हील के बिना ही चलेगी। बिना ब्रेक और क्लच वाली ये कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। गूगल ऐसी 200 प्रोटोटाइप कारें बना रहा है। इस कार पर 2 लोगों के बैठने की जगह और ये बिजली से चलेगी। इस कार की खिड़की में लगे शीशे काफी लचीले हैं ताकि हादसे की सूरत में नुकसान कम से कम हो। सेंसर्स और कंप्यूटराइज्ड टेक्निक के जरिए ये कार अपने आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी। कार को रोकने के लिए इसमें स्टॉप बटन लगाया गया है। द वर्ल्ड टुनाइट में इतना ही। नमस्कार।